हेलो स्टूडेंट्स, हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके जो आधा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया था और इसमें हम 12th पॉइंट से वहाँ से हमने इसको फर्दर कंटिन्यू करना है और अपने इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पॉइंट को, जिसमें कि कहा गया है सीट्स आर रिजर्व्ड for SCs, STs and other weaker sections in educational institutions, government services and representative bodies। स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो भी हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं और जो स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, वहाँ पर SCs के लिए, STs के लिए और जो अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उन लोगों के लिए सीट्स को रिज़र्व किया जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट, जो हमने अंडर आर्टिकल 17 में जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955 को लाया गया था और स्टूडेंट जिसको कि 1976 में रीनेम कर दिया गया और उस एक्ट का नाम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब हम उसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कहते हैं, जिसको कि पहले क्या कहा जाता था? द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, उसको पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट कहा जाता था। 1955 में इसको लाया गया था, लेकिन 1976 में इस अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट को रीनेम कर दिया गया और इसका नया नाम रख दिया गया द सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट साथ ही जो SCs हैं और जो ST हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनको क्या है, उनको डिफरेंट प्रकार की जो एट्रोसिटीज़ हैं उनसे बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए 1989 में पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया जाता है जो कि कहलाता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। ठीक है, इसको 1989 में लाया जाता है, जिसके थ्रू कि जो SCs हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। स्टूडेंट, उसके बाद जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 है, उसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम किया गया। किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अगर पूछा जाए कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिससे कि क्या किया जा सके, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू ये जो अभी जो हमने 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1990 था, उसके थ्रू जो हमने एक कंबाइंड कमीशन बनाया था, जिसमें कि हम पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन स्टूडेंट, इसको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू इसको बाइफरकेट कर दिया जाता है, जो कि ये कंबाइंड कमीशन है, इसको 2 सेपरेट कैटेगरीज में, 2 सेपरेट बॉडीज़ में चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है और जिसका नाम दिया जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। आपने देखा था अभी कि जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1990 में, जिसमें कि जो दोनों के लिए, जो चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब हो, दोनों के लिए ही एक कंबाइंड कमीशन बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया था द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन स्टूडेंट, जब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में, तो उसके थ्रू क्या कर दिया जाता है,
उसके थ्रू जो ये कंबाइंड कमीशन है SC STs का, इसको 2 सेपरेट बॉडीज़ में बाइफरकेट कर दिया जाता है, 2 सेपरेट बॉडीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें कि एक कहलाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरी बॉडी कहलाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंबाइंड बॉडी थी जो कि हमने 1990 में बनाई थी, उसको बाइफरकेट कब किया गया और दो अलग अलग बॉडीज़ कब बनाई गई SC और STs के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप कहेंगे कि उसको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा जो कंबाइंड कमीशन था SC और ST के लिए, उसको बाइफरकेट कर दिया गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को अलग बना दिया गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग कर दिया गया। उसके बाद स्टूडेंट ये कहा गया है कि वेरियस नेशनल लेवल कमीशंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये कहा गया है कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर डिफरेंट कमीशंस को एस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि क्या किया जा सके, जो हमारी सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट हैं और जो उनके सोशल इंटरेस्ट हैं, जो उनके सामाजिक हित हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके। उसके साथ ही स्टूडेंट नेक्स्ट है कि दीज इंक्लूड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993। अदर वीकर सेक्शंस के लिए स्टूडेंट क्या बनाया गया, 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एस्टेब्लिश किया गया 1993 में, ठीक है। उसके बाद 1993 में ही, सेम ईयर में ही, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी नेशनल लेवल पर एक कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया, जो कि कहलाया द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है। इसको भी 1993 में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया और नेशनल कमीशन फॉर विमेन इसको बनाया गया 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर विमेन को बनाया गया 1992 में और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन 2007। जो चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो नेशनल लेवल पर एक कमीशन बनाया गया, उसको बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में। उसके बाद स्टूडेंट जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 है, उसके थ्रू जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, जो NCBC है, जो कि जिसका फॉर्मेशन कब किया गया था, जिसका फॉर्मेशन 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कि कंबाइंड कमीशन था, उसको बाइफरकेट करके किया गया था, उसको क्या है, उसको 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। अब से ये क्या हो गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो 2018 का जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके थ्रू उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया और साथ ही जो ये NCBC है, इसके फंक्शंस को भी इनलार्ज कर दिया गया, इसके फंक्शंस को भी बढ़ा दिया गया। तो स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन क्या है, किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में, स्टेट PCS के एग्ज़ाम में आ सकता है कि बताइए कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो आप कहेंगे 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू जो NCBC है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उसको क्या है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अमेंडमेंट करके, ठीक है। वो कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो है 102nd नंबर का अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि NCBC को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया और साथ ही इस बॉडी के जो
इस कॉरपोरेशन के जो फंक्शंस हैं उनको भी इंक्रीज़ कर दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बनाया गया वो 2018 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया। तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें कि इसमें कहा गया है इन 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर्स प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि स्टूडेंट जब हमने आर्टिकल 16 पढ़ा था उसमें भी हमने राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को पढ़ा था, उसमें भी हमने जो ये 10% रिजर्वेशन था जो कि 2019 में आता है, जिसको कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया जाता है, जिसमें क्या किया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है 2019 में। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा ऑर्डर इशू किया जाता है जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए और सिविल पोस्ट और सर्विसेज में जॉब के लिए। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी इंडिया में, कोई भी सिविल पोस्ट हो या फिर जो कोई भी गवर्नमेंट की कोई सर्विस हो, वहाँ पर भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन देने का क्या है ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया। और साथ ही स्टूडेंट इसमें ये कहा गया था कि जो ये रिजर्वेशन है इसका जो बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये जो कैटेगरी रखी गई है उसमें कहा कि उसको किसी भी एग्जिस्टिंग जो स्कीम है रिजर्वेशन की, जो चाहे भले ही वो SC के लिए हो, वो ST के लिए हो या OBC हो, उसमें क्या है किसी के भी द्वारा उसमें क्या हो उस पर्सन को बेनिफिट ना मिल रहा हो, तब वही पर्सन क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए उसमें जो 10% का रिजर्वेशन है उसके लिए वो एलिजिबल माना जाएगा। अगर स्टूडेंट वो क्या है SC का है, ST का है या OBC कैटेगरी का है और उसको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है तो क्या होगा, उसको ये 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और उसको ये 10% का रिजर्वेशन जॉब में, सिविल पोस्ट में, गवर्नमेंट सर्विसेज में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के टाइम नहीं दिया जाएगा। और ये जो प्रोविज़न है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू लाया गया। तो स्टूडेंट ये भी क्या है सोशल वेलफेयर के लिए हो रहा है, तो ये भी क्या है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स किया जा रहा है इसके थ्रू भी। और ये किसके थ्रू आया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू 10% रिजर्वेशन किया गया था, किसके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसको भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेपरेटेड द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ये कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, उसके थ्रू क्या किया गया, उसके थ्रू जो जुडिशियरी है और जो एग्जीक्यूटिव है उन दोनों को क्या है सेपरेट किया गया। जो भी स्टेट की जो पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ पर जो भी जुडिशियरी है और जो एग्जीक्यूटिव है जो कि स्टेट की किसी भी पब्लिक सर्विस में हो, उन दोनों को क्या किया सेपरेट किया गया और उनके फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। और ये कहा गया है कि उससे पहले क्या होता था, जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती थी उससे 1973 से पहले जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती थी, जैसे कि कलेक्टर हो या फिर सब डिविजनल ऑफिसर हो या फिर तहसीलदार हो, ठीक है, या फिर कोई भी हो, तो उन सबको क्या करना होता था, साथ ही साथ उनको कुछ जुडिशियल पावर्स भी दी जाती थी। उनकी जो ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो तो उनके पास रहती ही थी, साथ ही साथ उनको 1973 से पहले
कुछ जुडिशियल पावर भी उनके पास थी, जिससे कि वो क्या है, कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को भी करते थे और कुछ जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स थे उनमें अपने डिसीजंस को देने के लिए वो क्या थे, एप्लीकेबल थे। लेकिन स्टूडेंट जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 आता है उसके थ्रू जो क्या है, जो जुडिशियरी है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया गया और दोनों के फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। After the separation, the judicial powers were taken away from these executive authorities and vested in the hands of the district judicial magistrate who work under the direct control of the state high court। ये कहा गया है कि इस सेपरेशन के बाद जो कि 1973 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू किया गया, उसके बाद क्या हुआ, जो भी जुडिशियल पावर थी वो जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ थी, चाहे वो क्या हो, कलेक्टर हो, सब डिविजनल ऑफिसर हो या तहसीलदार हो, इन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ से उन जुडिशियल पावर्स को ले लिया गया और उन सभी जुडिशियल पावर को दे दिया गया किसको, जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको दे दिया गया, जो कि स्टेट हाई कोर्ट के सीधे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में काम करते हैं। ठीक है, ये कहा गया कि जो भी ये डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो सब डिविजनल ऑफिसर हो, चाहे वो तहसीलदार हो, उनको 1973 से पहले तक क्या पावर थी कि वो अपनी ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर के साथ साथ क्या कर सकते थे, कुछ जुडिशियल पावर्स भी उनके पास थी, उनको भी एक्सरसाइज कर सकते थे, जुडिशियल डिसीजंस भी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी वो कर सकते थे। लेकिन स्टूडेंट जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया 1973 का, इसके थ्रू जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव्स को सेपरेट कर दिया गया और जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो जुडिशियरी से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो क्या हैं, इन एग्जीक्यूटिव से, इनसे लेकर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको दे दिए गए। ठीक है, जो कि क्या हो, स्टेट हाई कोर्ट के डायरेक्ट कंट्रोल में उनके अंडर ही काम करते हैं। तो इससे क्या किया गया, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के थ्रू जुडिशियरी को, जो स्टेट की जो पब्लिक सर्विसेज में जो भी एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, उनसे जुडिशियरी को सेपरेट कर दिया गया। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड द रिमेन्स एक्ट 1951। स्टूडेंट ये क्या है, पूरा एक एक्ट है जो कि 1951 में आया था। क्या है वो एक्ट, द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951। कहा गया है कि इस एक्ट को इनेक्ट किया गया जिससे कि क्या किया जा सके, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। ये कहा गया कि जो भी क्या है, ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे स्मारक हैं, ऐसे प्लेसेस हैं या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्या हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो प्लेसेस हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनको क्या किया जाए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए एक एक्ट को इन्फोर्स किया गया, एक एक्ट को पास किया गया और वो एक्ट कौन सा है, वो एक्ट लाया गया द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951। ठीक है, इसको लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा किस चीज़ के लिए, जो भी हमारे जो कि हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के, जो राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ये 1951 में द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951 में लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द कंट्री टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ये कहा गया कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पूरी कंट्री में क्या होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स का एस्टैब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया और साथ ही हॉस्पिटल्स को भी बनाया गया।
Also, special programs have been launched to eradicate widespread disease like malaria, TB, leprosy, AIDS, cancer, filaria, काला अज़ार, गुनिया वर्म, यॉस और जापानीज इंसेफ्लाइटिस एंड सो ऑन। स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया है कि साथ ही जो क्या है बहुत जल्दी से जो बीमारियां फैल जाती हैं, जो बहुत वाइड स्प्रेड डिजीज़ हैं, उनके इरेडिकेशन के लिए क्या किए जाएं, उनके इरेडिकेशन के लिए, उनको समाप्त करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए। ठीक है, जैसे कि जो बीमारियां हैं, जो क्या हैं वाइड स्प्रेड डिजीज़ हैं, जो कि क्या है बड़े स्तर पर फैल जाती हैं, बहुत बड़े स्तर पर जो डिजीज़ क्या हैं फैल जाती हैं, जैसे मलेरिया, टीबी, लेप्रोसी, एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, काला अज़ार, ग्विनी वर्म, याज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, इन सब के लिए कहा गया है कि जो भी ये गंभीर बीमारियां हैं, जो भी ये ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी डिजीज़ हैं जो कि वाइड स्प्रेड हैं, जो कि क्या है बड़े स्तर तक फैल जाती हैं, व्यापक स्तर पर फैल जाती हैं, इनको समाप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए गए थे, स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे। विशेष जो प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग स्कीमें लॉन्च की गई थी, जिससे कि जो ये डिज़ीज़ हैं इनको क्या किया जाए, इरेडिकेट किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जा सके। और ये डिज़ीज़ कौन कौन सी हैं? मलेरिया है, टीबी से बचाने के लिए, लेप्रोसी से बचाने के लिए एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, काला अज़ार, गुइनी वर्म, याज और जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये बताया गया। सबसे पहले ये कहा गया कि जो भी क्या हैं हमारे जो भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उनकी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कंट्री में क्या किया जाए, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को बनाया गया और साथ ही हॉस्पिटल्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और जो कि क्या हैं जो वाइड स्प्रेड डिजीज़ हैं उनका इरेडिकेशन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल प्रोग्राम्स किए गए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है लॉज टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ calves and bullocks have been enacted in some states। और ये कहा गया कि पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स कराने के लिए क्या हुआ, कुछ स्टेट्स में जो स्लॉटर ऑफ काउज़ है उसको प्रोहिबिट किया गया, और जो बछड़े हैं उनके स्लॉटर को मना किया गया, उनका जो क्या होता है, उनको जो मार दिया जाता है उस चीज़ को मना किया गया। ठीक है, और बुलक्स का जो भी है उसको भी स्लॉटर को मना किया गया, इस चीज़ को इनेक्ट किया गया कुछ स्टेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि सम स्टेट्स हैव इनिशिएटेड द ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर पीपल अबव 65 ईयर्स। ये कहा गया है कि सम स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में जो कि क्या हैं ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी एज क्या है 65 ईयर्स से ज़्यादा है, 65 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको क्या है कुछ स्टेट्स में ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कराई गई थी, उनके लिए ओल्ड एज पेंशन को भी इनिशिएट किया गया था। तो स्टूडेंट ये भी क्या है पब्लिक वेलफेयर में किया जा रहा है, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इन्फोर्समेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन का एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। स्टूडेंट जो हमारा देश है वहाँ पर क्या है, हमारे देश में पंचशील के सिद्धांत को अपनाया जाता है और जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, मीन्स कि हमारा देश क्या है गुट निरपेक्ष है, हमारा देश क्या है किसी अदर कंट्री के साथ मिलकर गुट नहीं बनाता है, बल्कि क्या है इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस को करता है और अपने फॉरेन रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए भी वो क्या होता है पूरी तरीके से सोवरेन होता है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। और स्टूडेंट जो ये पंचशील है, जो पंचशील प्रिंसिपल्स हैं, जो पंचशील सिद्धांत है, उसमें ये कहा जाता है कि इसमें जो भी कंट्री आती हैं उनमें क्या होता है कि आपस में ये होता है कि वो किसी भी दूसरी कंट्री के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता है।
तो हमारा इंडिया भी क्या है, किसी दूसरी कंट्री के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उनमें कभी भी क्या है, इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन फॉरेन रिलेशंस को भी इंडिपेंडेंटली और सोवरेन होकर उनको एस्टैब्लिश करता है। और स्टूडेंट क्या है, कहा गया है कि जो हमारी इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है और जो पंचशील सिद्धांत को फॉलो करने का जो इंडिया का जो अपना प्रिंसिपल है वो क्या करता है, इंटरनल पीस और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। ये कहा गया है कि इस सिद्धांत से क्या होता है, इंडिया का एम है कि क्या हो, इंटरनेशनल पीस बनी रहे, पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे और पूरे वर्ल्ड में क्या हो, सिक्योरिटी मेंटेन हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये कहा गया है स्टूडेंट कि ये सब जो हमने इतने सारे प्रोविजंस पढ़े, जो कि 17, 18 एट अबाउट 18 पॉइंट्स हमने ऐसे पढ़ लिए जिसमें कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ थी, स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसके द्वारा ऐसे प्रोविजंस किए गए थे जिसमें कि क्या हो, जनता के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या हो, डिफरेंट कामों को किया गया, पब्लिक सोसाइटी के लिए डिफरेंट स्टेप्स किए गए, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को सिक्योर करने की कोशिश की गई और एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करने का जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। लेकिन ये कहा गया है स्टूडेंट कि इन स्पाइट ऑफ द अबव स्टेप्स बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड fully and effectively due to several reasons। ये कहा गया है कि इतने सारे प्रोविज़न्स जो हमने एट अबाउट स्टूडेंट जो अभी आप पढ़ रहे थे, आप ये 18 नंबर का पढ़ रहे थे, मींस कि कम से कम क्या है 18 जो इतने ज़्यादा जो हमने ये प्रोविज़न्स पढ़े, ये सारे स्टेप्स क्या हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पर लिए गए, जिससे कि क्या किया जाए, जिससे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इन्फोर्समेंट किया जाए। लेकिन ये कहा गया है कि इन सब स्टेप्स के बावजूद भी क्या हुआ, जो आज भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्या हैं, वो क्या हैं, हमारी कंट्री में अभी भी फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है और इफ़ेक्टिवली उनका जो ऑपरेशन है, इफ़ेक्टिवली जो उनकी एक्सरसाइज है वो क्या है, इफ़ेक्टिवली जो उनका एप्लीकेशन है वो अभी भी नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए रीज़न बताए जा रहे हैं कि उसके क्या रीज़न हैं, अभी भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेवरल रीजंस लाइक इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कहा जा रहा है कि हमारी कंट्री में क्या है, इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या है, पर्याप्त जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास नहीं हैं। ठीक है, और ये कहा गया है कि अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, और क्या हैं, हमारी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी क्या हैं, फेवरेबल नहीं हैं, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कंट्री की बहुत ज़्यादा है। ये कहा गया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, और साथ ही कहा गया है कि जो स्ट्रेन्ड सेंटर स्टेट रिलेशंस, कहा गया है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, स्ट्रेन्ड है, वो काफ़ी तनावपूर्ण हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। ये कहा गया है कि इन रीजंस के कारण अभी भी हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इतने सारे स्टेप्स लेने के बावजूद अभी तक भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन है, जो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन है, वो अभी भी कंप्लीटली नहीं हो पाया है। ये इसमें कहा गया है एज ए कंक्लूज़न। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके लिए रीज़न क्या बताए गए हैं कि एक तो ये बताया गया कि क्यों ऐसा हुआ कि अभी तक भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो कम्प्लीटली वो क्या है, अभी भी क्या है, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इफ़ेक्टिवली क्या है, इफ़ेक्टिवली उनका एप्लीकेशन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए क्या क्या रीज़न बताए गए, एक तो कहा गया कि हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, बहुत कम हैं, और जो हमारी जो सोशियो
इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो क्या हैं, फेवरेबल नहीं हैं, और हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। और साथ ही इसके लिए ज़िम्मेदार बताया गया कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, काफ़ी तनावपूर्ण है। इसीलिए कहा गया है कि अभी भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनका फुली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।